हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप बच्चों की सोचते हैं। आपको बताते हैं कि हम आपके लिए 2024 मतलब पिछले साल के प्रश्न जीडी कांस्टेबल हल करवा रहे हैं और हम 2025 भर्ती की तैयारी आप करवा रहे हैं, तो जो 4 फरवरी से आपको स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम वक्त बचा है, तो हम आपको बता दें, अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो, जो विद्यार्थी हम पहले तो फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता ही पता है, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनको बता देते हैं कि 20 फरवरी से 29 फरवरी तक क्रमशः, और फिर उसके बाद 1 मार्च, फिर 5 मार्च, फिर 6 मार्च, उसके बाद 7 मार्च। हम 7 मार्च आप देख पा रहे होंगे शिफ्ट नंबर दूसरा चल रहा है, इसके पहले पहला शिफ्ट हो चुका है। तो इतने डेटों का हमने हिंदी और GK GS पूरे डे बाई शिफ्ट बाई कवर करवा चुके हैं, और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी कवर हो रहे हैं। लगभग लगभग 145 प्लस वीडियो बन चुके, ध्यान रखो विद्यार्थियों। तो 145 वीडियो बन चुके, मतलब आप समझ सकते हो कितने सारे वीडियो बन गए हैं। तो आपके पास प्रश्नों का गट्ठा भंडार हो जाएगा। आप देखें, समझें, पढ़ें, लिखें। हम आपको गारंटी देते हैं कि 70-80% आपका इन वीडियो को देखकर फायदा होने वाला है। आप प्रश्नों का प्रकार समझ पाओगे। डे बाई शिफ्ट बाई हर दिन 4 शिफ्ट होते हैं, चारों शिफ्टों के रीजनिंग मैथ GK हिंदी कवर हुए, ध्यान रखना। मैथ से भी कवर, रीजनिंग भी कवर। जाके देखें, टॉप टॉप वीडियो चल रहा है बिल्कुल मैथ रीजनिंग में, तो बिल्कुल बढ़िया बढ़िया जाके देखें। जो विद्यार्थी हमें देख रहा, फॉलो कर रहा, वो उसे पता ही पता है। और हमें अगर आपका इन वीडियो देखकर फायदा होता है विद्यार्थियों, जरूर कमेंट करेंगे सर हमारे डाटा आप लेकर आए बहुत अच्छा है, हमें एग्जाम में काम देने वाला है। तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। लग रहा है हमें लगेगा कि आप हम वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तभी आप कमेंट कर रहे हैं, जिससे हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर काम करते हैं। चलिए देखते हैं इस शिफ्ट का GK GS। इसके पहले शिफ्ट, अगर आप पहला शिफ्ट नहीं देखे इस तारीख का तो जाके देखिएगा। ये सेकंड शिफ्ट चल रहा है, इसका तीसरा शिफ्ट, चौथा शिफ्ट सब लेंगे, ठीक है। चलिए GK GS लेने वाले पहले, इसके बाद इस शिफ्ट का हिंदी चलेगा बाद में। चलिए देखते हैं। चलिए, तो हाँ, पहला प्रश्न हमें पूछ रहा है विद्यार्थियों, ध्यान रखें इस प्रकार का प्रश्न पहले पूछ चुका है। खालिस्तान का संबंध बैडमिंटन से है। तो हमें बोल रहा है साक्षी मलिक, मिताली राज, मेरी कॉम, ठीक है। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल, ध्यान रखना। देखिए, साक्षी मलिक कुश्ती खेलती है, मिताली राज क्रिकेट खेलती है, मेरी कॉम मुक्केबाज है, और साइना नेहवाल आपकी बैडमिंटन खिलाड़ी। तो इस प्रकार से हमें संबंधित खेल व संबंधित खिलाड़ी, उससे संबंधित कप, ट्रॉफियाँ, शब्दावली व उससे संबंधित जो भी अन्य प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो बार बार प्रश्न पूछ रहा है। हमें खेल का प्रश्न हर बार पूछ रहा, हर चैप्टर में एक न एक प्रश्न आ ही जाता है विद्यार्थियों। तो आपकी जिम्मेदारी है, मैं जितने भी टॉपिक का नाम लिया हूँ खेल संबंधित, आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ध्यान रखें 11 में है। तो भाग भाग बोलता तो भाग 4A में, और अनुच्छेद 51A में आपको 11 मौलिक कर्तव्य मिले, ध्यान रखना विद्यार्थियों। और ये मौलिक, मैं पहले से आप पता होगा, मैं जब भी पढ़ाता हूँ, जब भी संविधान का प्रश्न आता है बोल देता हूँ, मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है, मौलिक अधिकार पूछ रहा है, अनुच्छेद पूछ रहा है, भाग पूछ रहा है, बार बार नहीं बोलता हूँ, संसद का प्रश्न आ रहा है, हर बार बोलता हूँ। ध्यान रखें विद्यार्थियों, अगर आप समझ रहे हैं मेरी बातों को और आप उठा के टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपका ही बेनिफिट होने वाला है। भाई हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप हम शिक्षक हैं, शिक्षक के नाते हमारा फर्ज बनता है आपको सही रास्ता दिखाएं। हम आपको सही रास्ता बता रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। पहले 10 हुआ करती, ध्यान रख, अब कितना हो गया 11। तो 11वां में क्या जोड़ा गया देखिए, 6 से 14 साल, ये प्रश्न बन चुका है। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क राज्य सरकार व माता पिता उन्हें शिक्षा देंगे, ठीक है, वंचित नहीं रखा जाएगा। और पहले मौलिक कर्तव्य में कहा गया है संविधान, भारत व भारत के सार्वजनिक स्थलों की रक्षा, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, इन सब का आदर किया जाना चाहिए, पहला मौलिक कर्तव्य कहता, समझे, आदर। चलिए, इस प्रकार से आप लोग बगल में एक पेन कॉपी रख के बैठा करें विद्यार्थियों। देखिए अगला प्रश्न, पर हमें खेल का प्रश्न पूछ लिया, आप किस खेल में इसमें शॉट लगाएंगे? बैडमिंटन। तो जो आप बैडमिंटन गेम, अभी एक प्रश्न पूछा ऊपर, आप वो भी बैडमिंटन का था, है कि नहीं? क्या पूछा बताइए आप लोग। फिर वही बैडमिंटन का प्रश्न पूछ लिया कि इसमें शॉट, जब बैडमिंटन गेम खेला जाता है तो उसमें शॉट लगता है, उस शॉट में से एक शॉट का नाम होता है स्मैश। तो किस खेल में लगाया जाता है? बैडमिंटन, ठीक है। चलिए, और इसमें एक पक्ष में 1 या 2 खिलाड़ी हो सकते हैं, तो एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या बार बार पूछ रहा है। और आप विद्यार्थी हमारी बातों को समझिए, सर क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप समझ जाते हो ना, तो आपका बेनिफिट बहुत होने वाला है। हर भर्ती परीक्षा में GD का भली है जी, PYQ, लेकिन हमें NTPC ग्रुप डी, RPF कांस्टेबल, वन रक्षा, क्षेत्र रक्षा, मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं, मध्य प्रदेश पुलिस, अदर स्टेट का पुलिस की बात करें, हर भर्ती परीक्षाओं में MTS, SSC, बैंक, रेलवे, सब में काम देगा, समझे। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार संबलपुर पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है, जिसमें नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ फसल का पहला चावल खाते हैं। तो ध्यान रखो विद्यार्थियों, संबलपुर आप पता है हमारे भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और उड़ीसा के पश्चिम क्षेत्र में है। यहाँ पर क्या होता है, नई फसल जैसे धान अभी बरसात में लगाया जाता है, धान पकने के बाद, ठीक है, जो चावल पहली होती है निकाला जाता है, उसको वो क्या करते हैं, वो नुआ खवाई, और जैसे हम नौ भी कहते हैं रखना, और अन्य क्षेत्रों में हमारे मध्य प्रदेश में गाँव ग्रामीण नौ खाना कहते हैं। क्या कहते हैं, नौ खाना कहते हैं। लेकिन वहाँ कहाँ पर, वहाँ उड़ीसा में क्या कहा जाता है, इसको नुआ खाई खाना, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, नौ खाना, समझे। चलिए, तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, उत्सव त्यौहार मेले हर राज्य का नृत्य पता होनी चाहिए, समझे। चलिए, फिर आप कहना कि नहीं सर आप नहीं पढ़ाए थे, नहीं बताए थे, क्या प्रश्न आ रहा करके फिर मत कहिएगा, समझे। साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो पढ़ और लिख सके। मतलब हमें साक्षरता का प्रश्न भी कई बार पूछा है, जनगणना, जो जनगणना का प्रश्न हमें बार बार पूछ रहा है। तो 2011 की जनगणना का जितना भी नोट है, जानकारी है, पूरा पढ़ लीजिएगा, बार बार पूछ रहा है। और जनगणना का इतिहास भी पढ़ लीजिएगा। और जनगणना में साक्षरता ध्यान रखना विद्यार्थियों, भारत की साक्षरता वर्तमान 73% याद रखिएगा। पूरे भारत की साक्षरता की बात हो रही, सबसे अधिक साक्षर आप पता है केरल राज्य का है, और सबसे कम किसका है, बिहार का है। ये भी याद रखिएगा। सब प्रश्नों को पूछ चुका है, आप नहीं पढ़े हैं पिछले साल PYQ प्रश्नों को, जीके हिंदी का तो जाके देखें, वैसे भी रीजनिंग का सब कवर हो रहे हैं। अगर आप डेली पर डे देखोगे विद्यार्थियों, तो हम गारंटी लेते हैं ना, अगर फायदा नहीं होगा ना तो हमारे वीडियो को कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, सर आप पढ़ाना बंद कर दीजिए, क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि आपका काम ही नहीं आ रहा, तो हम जरूर बंद कर देंगे। लेकिन हम विद्यार्थियों, आप लोग हम विश्वास कर रहे हो, विश्वास के नाते हम आपको सही जानकारी देंगे, समझे। चलिए, तो 7 साल, अगर वो बोलता है कि साक्षरता दर किस उम्र से लिया जाता है, ये प्रश्न बन चुका है। 7 साल या 7 साल से अधिक व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकता है और समझ सकता है, वो साक्षरता के दर में आता है, ठीक है। आयु वर्ग का नाम रहेगा 7 या 7 से ऊपर, वो किसी भाषा को समझ सके, पढ़ सके, लिख सके, उसे हम साक्षरता की श्रेणी में रखेंगे। ये सब प्रश्न बन चुका, ध्यान रखें। अगर देखिएगा, एंथोनी अमलराज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलता है। अभी देखो, पहला ही प्रश्न आपको पूछा था खेल संबंधित बैडमिंटन वाला, इधर फिर पूछ ले बैडमिंटन का प्रश्न सेकंड वाले में। तो ये तीसरा प्रश्न चल रहा है, अमलराज, एंथोनी अमलराज, ध्यान रखना, ये टेबल टेनिस संबंधित खिलाड़ी हैं, और इसमें भी 1 या 2 लोग एक पक्ष में होते हैं, ध्यान रखना। तो देखो, 3 प्रश्न एक खेल से बन गए, तो आप टॉपिक समझिए ना, पहली बात। चलो, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा काम प्रश्न दिखाना, समझाना है। हम शिक्षक है, हमारा कर्तव्य है आपको दिखाना, पढ़ाना, लिखाना, लेकिन उसको फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी। जो विद्यार्थी हम फॉलो कर रहा है, हमारी बातों को समझ रहा है, प्रश्नों को बिल्कुल दिमाग में बैठा रहा है, चाहे मैथ्स और इंग्लिश हिंदी सबको बैठा रहा है, देखना वो इस बार 25 भर्ती में एक पोस्ट पाकर रसन लेकर माँ बाप का नाम रोशन करेगा। जो विद्यार्थी हम इग्नोर कर रहे हैं वो पछताएंगे बाद में। चलिए देखते हैं, महालवारी बंदोबस्त की व्यवस्था होल्ड मैकेंजी द्वारा किया गया, ध्यान रखना। तो क्या है, महालवारी एक प्रकार की प्राचीन समय की व्यवस्था हुआ करती, जिसे हम बोलते थे महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था। इसका शुरुआत कौन किया था, होल्ड मैकेंजी, याद रखिए विद्यार्थियों। जी आपके इतिहास का प्रश्न रहा। अगला प्रश्न देख चलिए, अगला प्रश्न फिर बोलूँ आपको, मैं साइंस का एक ही प्रश्न आएगा, वो भी 2 नंबर का। मैं हर बार हर चैप्टर बता रहा हूँ कि साइंस का एक ही प्रश्न आएगा 2 नंबर का। वो अधिकांश मैं आपको पिछले चैप्टर बोला था, आवाज सारणी के बार बार पूछ रहा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। आवाज सारणी एस ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद है। आपको पूरा आवाज सारणी पढ़ना पड़ेगा, और कौन सा तत्व कहाँ स्थित है, कौन से ब्लॉक में है, पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब आप दिमाग लगा पाओगे। तो आवाज सारणी आपको पता है, उसमें एस ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद है, सही बात है। नेक्स्ट, सभी तत्वों में 78% से अधिक तत्व धातु है और आवर्त सारणी के बाईं ओर दिखाई देते हैं, सही बात है। और बाकी आपको दाईं ओर दिखाई देंगे, समझे। चलिए, डी ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण इलेक्ट्रॉन में भी के रूप में जाना जाता है, ये गलत है पहली बात, ठीक है। तो केवल आपका सत्य रहेगा, ए और बी दोनों। तो पहला और दूसरा कथन आपके सत्य हैं। जो पैटर्न का प्रश्न हमें पहले पूछ रहा है,
लेकिन हम कौन सा प्रश्न ऐड करेंगे ये नहीं पता, लेकिन पैटर्न जो रखा है ना, कथन पढ़ के बताइए कौन सा इंगित तो पहले फॉलो कर रहा, समझे। और आवर्त सारणी के प्रश्न बार बार पूछ रहा, मैं बार बार नहीं बताऊँ, ध्यान रखो, हर बार बोलता हूँ मैं, लेकिन बता देता हूँ, मेरा ईमानदारी से काम करना पड़ेगा भाई, हम है कि नहीं। आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप जो शिक्षक बता रहे हैं या टीचर बता रहे हैं, हमारे फायदे के लिए बता रहे हैं, उसको फॉलो करें। वे संगठित संस्थान जो जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करते हैं और करदाताओं को आश्रित ऋण देते हैं, सही बात है। बैंक बैंक होता है जमाकर्ताओं से पैसा लेता है और करदाताओं को देता है। कि होटल देगा, होटल तो भाई खाना देता है, अस्पताल चिकित्सा देगा, विद्यालय शिक्षा देगा, लेकिन बैंक क्या करता है, जो पैसे जमा करना चाहता है, पैसा जमा करो, जमा कीजिए बैंक में, उधार लेना है लीजिएगा, बैंक ही करेगा, समझे। चलिए, तो ऐसे सिंपल से प्रश्नों को तो आप आराम से बना लीजिएगा, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री ने 2023 में PMPVTG मिशन लॉन्च किया। इस संदर्भ में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने PVTGS हैं। तो 2023 में लॉन्च हुआ था। मैं पहले बोल चुका हूँ, भारत में राज्य की योजनाएं, राष्ट्रीय योजनाएं और मिशन भी आपको याद रखना है, वर्तमान के और 2 साल पीछे के भी। तो 75, तो कितने PVTG मिशन आपके लॉन्च हुए थे, आप याद रखना 75 धाम, ठीक है। कौन किए थे, माननीय PM नरेंद्र मोदी जी। अगला पॉइंट देखिएगा, खालिस्तान कलाविज्ञ पंडित शिव कुमार वर्मा ने हिंदुस्तानी संगीत को वाद्ययंत्र की भूमिका में क्रांति ला दी। ध्यान रखें विद्यार्थियों, ये प्रश्न हमें शिव कुमार पंडित का प्रश्न पहले पूछ चुका, लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ, ईश्वर के अनेक रूप होते उसी प्रकार प्रश्नों के भी अनेक रूप होते हैं। ये रहेगा आपका संतूर, ठीक है। चलिए, अब आपको बांसुरी का प्रश्न, बांसुरी वादक पता होना चाहिए। पंडित क्षमा चाहते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजन कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना, सरोज वादक, अमजद अली खान, हाफिज अली खान, वादक, पंडित रविशंकर, इन सबको पूछ चुका है। आप क्यों नहीं पढ़ते हो, बात क्यों नहीं मानते, बताइए। चलिए, मानो बात, नंबर पकेगा, फिर प्रस्तावना ना होगा, ध्यान रखिए। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर 18 फरवरी 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए। तो ये आपके विदेश नीतियों पर आधारित है प्रश्न। भारत के कौन शामिल थे, वाणिज्य उद्योग मंत्री, और संयुक्त अरब अमीरात के कौन थे, अर्थव्यवस्था मंत्री। दोनों ने इस पर क्या जमाई है, साझेदारी पर समझौता हस्ताक्षर किए। भारत और UAE पर व्यापक समझौते हुए धारा 18 फरवरी 2022 की बात हो रही है। चलिए, 2024 का प्रश्न फिलहाल ध्यान रखें। अगले देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से, ठीक है, याद रखिएगा। कजरी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, ध्यान रखना विद्यार्थियों, लखनऊ। और यहीं पर अभी प्रयागराज में क्या लगा है, महाकुंभ का मेला लगा है। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, महाकुंभ का प्रश्न बनेगा। कजरी उत्तर प्रदेश का है, लावड़ी महाराष्ट्र का है, घूमर राजस्थान का है और कच्चीपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। याद रखिएगा, मैं एक बगल में कॉपी पेन रख के बैठे, ध्यान रख विद्यार्थियों। और आप हिंदी की बात हो तो हिंदी में भी आपको ग्रुप ईमानदारी से जितने भी प्रश्न आते हैं जो काम लायक अगली भर्ती में काम आएंगे, उन्हें याद कर लीजिएगा दिमाग में, जी के जी इसके प्रश्न याद कर लीजिएगा, समझे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिन संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया गया। मतलब न्यायालय के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास विशेष सलाहकार होते हैं। भाई अगर क्या हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय के पास निर्णय लेने की कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, तो वो विशेष आर्थिक सलाहकारों से सहायता लेकर उस निर्णय को संपन्न कर सकता है। इसके बारे में अनुच्छेद 143 है। तो 143 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय भी किसी से क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। बाकी अधिकांश नियम कानून संबंधी सलाह सरकार सर्वोच्च न्यायालय से लेती है कि नहीं, और नियम वही फॉलो करवाता है। लेकिन जब खुद पर कुछ बीत जाए तो सर्वोच्च न्यायालय भी किसी से सलाह ले सकता है, जो अनुच्छेद 147 कहता है, रखिएगा। चलिए, अगला पढ़ लेते हैं। चलिए,
हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए? ध्यान रखना, एक राजा हुआ करते थे और एक आपके कवि हुआ करते थे। याद रखना, इन्होंने संस्कृत में क्या लिखे, नाटक लिखे हैं, वो आपके याद रखना 3 नाटक हैं। तो आपका होमवर्क रहेगा जी कि हर्षवर्धन और इनकी एक पुस्तक का नाम पता हो, हर्षचरित। जानते हैं हर्षचरित? नहीं पता आपको? बताइए। हर्षवर्धन की पुस्तक का नाम हर्षचरित है, जो इन्होंने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है, बाणभट्ट ने। कौन लिखा है? बाणभट्ट। याद रखिएगा, बाणभट्ट। ये प्रश्न बना विद्यार्थियों कि हर्षचरित की रचना किसने किया? बाणभट्ट ने किया, क्योंकि हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने क्या लिखा? हर्षचरित लिखा, जो हर्षवर्धन के जीवन पर या चरित्र पर आधारित क्या है, रचना है। और संस्कृत में नाटक कौन लिखा है? हर्षवर्धन खुद लिखे हैं नाटक। कितने नाटक है? 3 नाटक। ये आपका होमवर्क रहेगा, नाटक कौन कौन से आपको बताना। ध्यान रखें विद्यार्थियों। चलिए, अब आपका ये रहा 15 प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? तो इसके पहले भी हमें कजरी पूछा। लोक नृत्य पहले बता चुका हूँ। नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, उत्सव, मेले, पढ़ लीजिएगा पहली बात। तो लोक नृत्य का नाम क्या है? देखनी। देखनी गोवा का प्रसिद्ध क्या है? लोक नृत्य। याद रखिएगा। और गोवा की राजधानी आप पता है क्या है? पणजी। क्या है? पणजी। याद रखिए विद्यार्थियों। चलिए, अगला प्रश्न बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जून 2023 में चीन में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो भवानी दास, भवानी देवी। ध्यान रखना, एक महिला है जिन्होंने तलवारबाजी में इस चीन में हुआ 2023 में, जून 2023 में हुआ था तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीती थी। कौन? भवानी देवी। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार से पहले बता चुके पुरस्कार भी आपको बार बार पूछता है। हर क्षेत्र का पुरस्कार याद रखना, ध्यान रखना। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य के खेल पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, सब याद रखिएगा। चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सड़कें सरकारी प्रशासन किस प्रकार की वस्तुओं का उदाहरण है? अब देखो, मैं अभी पहले बताया आपको, राष्ट्रीय सुरक्षा जितने भी है, सड़कें हो, सरकारी प्रशासन के जो भी सरकारी कार्यालय हो, सब सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। नहीं कहलाएंगी? बताओ। सड़क हो गए, सार्वजनिक वस्तु, सबके काम आता है। सरकारी कार्यालय सबके काम आता है। तो सब के सब कहलाएंगे सार्वजनिक। जिन भी सरकारी आवासों, कार्यालयों, सड़कें जिनका उपयोग सभी लोग करते हैं समान रूप से, उन्हें हम सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं। ठीक, निजी वस्तु नहीं कह सकते, पूरक वस्तु नहीं कह सकते, अनुपूरक नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? सार्वजनिक, जो सबके उपयोग के लिए काम आती है, सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग। अक्टूबर 2023 तक भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल अब देश की 7वीं सबसे धनी व्यक्ति बन गई है। मतलब कहने का मतलब ये है, महिला कैटेगरी में सबसे अमीर है कौन? सावित्री जिंदल। याद रखिएगा। इस प्रकार से हमें अमीर गरीबी पढ़ना पड़ेगा। एक तो हमारे भारत देश में अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है कि नहीं? तो सबसे अमीर महिला भारत में, महिला की बात हो रही, कौन है? सावित्री जिंदल। याद रखिए, 2023 तक की बात हो रही है। अभी तो 25 चल रहा है, 2024 में जो आपका वैकेंसी था उसमें आया था। तो सावित्री जिंदल जो भारत की सबसे बड़ी महिला अमीर है और भारत में 7 नंबर सबसे धनी व्यक्ति है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंग राजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट सौंपी? तो रंग राजन समिति ने 2014 में गरीबी आकलन का रिपोर्ट सौंपा था। ये भी अपने आप एक प्रश्न बनना विद्यार्थियों की, गरीबी के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो याद रखेंगे आप लोग, पूछेगा रंग राजन समिति, या बोलेगा रंग राजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से? आप बोलेंगे गरीबी आकलन के लिए। और कब लॉन्च हुआ या इसने कब रिपोर्ट प्रस्तुत किया? याद रखिए 2014 में। ये प्रश्न याद रखिएगा, मैं नहीं जानता भाई, पूछ लेगा फिर आप कहोगे नहीं बना। तो ये रहे विद्यार्थी आपके 20 प्रश्न। हम आपके साथ ऐसे ही तैयारी करवाते रहेंगे। अगर आप नहीं देखें तो आप बता दें, 145 प्लस वीडियो बन चुके हैं, जाके देखिएगा। 70-80 पर हम गारंटी लेते हैं, आपका फायदा होगा। नहीं फायदा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सर डाटा मत पढ़ाइए, कोई मतलब नहीं, आपका पढ़ाई वाला काम नहीं आ रहा है। हम आपके साथ हैं, जो विद्यार्थी हम फॉलो कर रहे हैं, हम उनके साथ रहेंगे और आप उनकी तैयारी करवाते रहेंगे। और इसी प्रकार
जनवरी भर, पूरा दिसंबर करवाया, जनवरी भी करवाऊंगा। इसके बाद मैं आपके लिए ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम की पिछले साल के प्रश्न करवाऊंगा। आप लोग बने रहिएगा, जीडी के बाद उसी की तैयारी चलने वाला, समझे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हिंदी का। चलिए धन्यवाद विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोले विद्यार्थी, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो में, तो आपका सहयोग हमें हौसला बढ़ाता रहेगा। चलिए।